मिशन जेआरएफ में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने यूनिट 8 के जो नाटक लगे हुए हैं, हम उस नाटक को पढ़ रहे थे और मेरी पहली कक्षा हो चुकी थी। ये हमारी दूसरी कक्षा है। हम लोगों ने अभी तक जयशंकर प्रसाद के विषय में पढ़ा और उनसे संबंधित थोड़ी बहुत जो जानकारियाँ थी उनके विषय में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। उसके बाद हम लोग चंद्रगुप्त नाटक का देख रहे थे। इन चंद्रगुप्त नाटक को देखने के दौरान उन सारे महत्वपूर्ण बिंदु को देखे जो परीक्षा दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे। चंद्रगुप्त नाटक मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान के साथ साथ उस समय के महाशक्तिशाली राज्य मगध के राजा नंद घनानंद के पतन का भी गाथा कहता है। यह इस चंद्रगुप्त नाटक का एक महत्वपूर्ण लाइन है। अगला है, यह नाटक चाणक्य के प्रतिशोध और विश्वास का भी गाथा है। यह नाटक राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र, घात, आघात, प्रतिघात, द्वेष, घृणा, महत्वाकांक्षा, बलिदान और राष्ट्र प्रेमी का भी कहानी कहता है। यह नाटक प्रेम और प्रेम के लिए दिए गए बलिदान तथा त्याग और त्याग से सिद्ध राष्ट्रीय एकता का भी कहानी कहता है। चंद्रगुप्त नाटक में नायकत्व को लेकर विवाद है। अगर आप लोगों से ऑप्शन 3-4 देता, उसमें से पूछा जाता कौन सा ऑप्शन गलत है या कौन सा ऑप्शन सही है, तो इन सब बिंदुओं से भी प्रश्न बन सकते हैं। इनको आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगला है, चंद्रगुप्त नाटक के नायक को लेकर काफी विवाद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस नाटक का जो नायक है वह चाणक्य है और कुछ विद्वानों का मत है कि इस नाटक के जो नायक हैं वह चंद्रगुप्त है। वस्तुतः विचार करने से यह कहा जा सकता है कि शास्त्रीय दृष्टिकोण से चंद्रगुप्त नाटक का नायक तो शास्त्रीय दृष्टि से चंद्रगुप्त नाटक का नायक है। किस दृष्टिकोण से? शास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस नाटक का नायक चंद्रगुप्त ठहरता, लेकिन वही व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यवहारिक दृष्टि से चाणक्य नाटक का नायक माना जा सकता है। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका शैल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया है। यह चंद्रगुप्त की प्रेयसी और अंत में सामग्रिनी मतलब कहने का मतलब कि महारानी, यानी कि जैसे सम्राट होता उसी का स्त्रीलिंग यह सामग्रिनी होता है। विदेशी होते हुए भी यह जो प्रेयसी इनकी जो होती है कार्नेलिया, विदेशी होते हुए भी कार्नेलिया को ही नाटक का फल की प्राप्ति होती है। अब हम लोग नाटक पे चलेंगे। चंद्रगुप्त नाटक का पहला अंक का पहला दृश्य, इसमें कुल 11 दृश्य दिए हुए हैं। उन दृश्यों में से प्रथम अंक में कुल 11 दृश्य है, तो 11 दृश्यों में से सबसे पहला दृश्य आज हम लोग देखेंगे। पहला अंक का पहला दृश्य स्थान का है तक्षशिला के गुरुकुल का मठ का चाणक्य और सिंहरण। पहला कौन आता है? चाणक्य और सिंहरण आते हैं। तो चाणक्य कहते हैं, सौम्य, कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। केवल तुम ही लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ठहरा था, क्योंकि इस वर्ष के भावी स्नातकों को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाकर मुझे अकिंचन को गुरु दक्षिणा चुका देना था। पहले क्या नियम था कि गुरुकुल में जो पढ़ते थे उनको गुरु दक्षिणा के रूप में या तो कुछ उपहार दिया जाता था या तो फिर वहीं रह करके आने वाले भावी पीढ़ियों का वह शिक्षा दीक्षा करते थे। तो चाणक्य को वही कहा गया था कि जो अगला भावी स्नातक है उनको स्नातक करवाना, यही उनकी गुरु दक्षिणा होगी। फिर सिंहरण कहते हैं कि आर्य मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अर्थशास्त्र की, इसलिए मैं पाठ में पिछड़ा रहा, क्षमा प्रार्थी हूँ। सिंहरण क्या कह रहे हैं कि जितना हमें अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी यानी व्यवस्था कैसे चलाया जाए इसकी उतनी आवश्यकता नहीं है जितने की हमें
शास्त्र, अस्त्र शास्त्र की, यानी कि तलवार कैसे चलाया जाए, भाला कैसे चलाया जाए, युद्ध कैसे लड़ा जाए, इन सब की जानकारी की आवश्यकता है। फिर चाणक्य कहते हैं कि मुझे प्रसन्नता होती है कि तुम्हारा अर्थशास्त्र पढ़ना सफल होगा। क्या तुम जानते हो कि यवनों के दूत यहाँ क्यों आए हैं? पहले क्या हुआ था कि कोई भी राज्य के, जैसे अभी अम्बेसडर राजदूत होता है, तो उस टाइम भी उसको दूत कहा जाता था। क्या होता था, जैसे कि दो बड़े बड़े साम्राज्य, दोनों के बीच में जो संबंध बने होते थे, क्या करना नहीं करना, उनके रिश्ते क्या क्या, उसका बिजनेस प्लान होगा, ये एक दूसरे का आदान प्रदान जो करते थे, उनकी हर एक संबंध को जो मजबूत बनाते थे, वह दूत का काम था। तो वही दूत जो है वहां आए हुए हैं मगध में। फिर सिंहारन कहते हैं, मैं उसे जानने की चेष्टा कर रहा हूं। उत्तरापथ के खंड राजद्वेष से जर्जर है, शीघ्र ही भयानक विस्फोट होगा। अब मैं आपको एक संक्षेप में इस नाटक का सारांश बता दूं कि यह नाटक चंद्रगुप्त नाटक को लेकर, चंद्रगुप्त के जीवन गाथा को लेकर लिखा गया है। और चंद्रगुप्त के समय में यवन, अर्थात जो बाहरी लोग थे, उनका आक्रमण हो रहा था, विशेष करके सिकंदर का उसमें बहुत भयानक आक्रमण हो रहा था। तो पहले क्या होता था कि जैसे कोई एक देश है, जैसे कोई देश नहीं कह सकते, उसमें देश तो नहीं था, साम्राज्य, ये पूरा भारत है। तो भारत कई खंडों में विभक्त था, कोई इधर साम्राज्य है तो एक का इधर साम्राज्य है, तो इधर ऐसे बिखरा हुआ है। तो जो जिस खंड के राजा थे, जैसे इस खंड के अगर कोई राजा है तो इसी के विषय में वो सोचते, इसी को अपना देश मानते थे। अगर इस खंड के राजा है तो इसी को वो अपना देश मानते थे। इसको इससे कोई लेना देना नहीं था, और ना ही इनको इनसे कोई लेना देना था, ना एक दूसरे से लोग कोई किसी तरह का अगर बाहरी आक्रमण इसमें होता था तो ये कभी इनके बचाव में नहीं आते थे, ये इनके कभी बचाव में नहीं आते थे। क्यों? क्यों? इनका मानना था कि ये जो हमला हुआ यहाँ, ये इनके देश में हुआ, ना कि मेरे देश में हुआ। ये भी सोचते थे ना कि मेरे देश में। उस टाइम खंड खंड भारत में थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता, यवन जो आ रहे थे उसे आसानी से भारत में प्रवेश करने का मौका मिल गया था। तो ये जो मगध साम्राज्य था, इसमें चाणक्य, तक्षशिला वगैरह सब पड़ता था इसमें। तो इसी में चाणक्य, चंद्रगुप्त थे, जो कि सोच रहे हैं कि चाणक्य ही पहले व्यक्ति जो अखंड भारत का सपना देखे थे। तो ये चाहते थे ये जो खंड खंड में सब जगह है, ये खंड खंड ना होकर के अखंड बन जाए। अखंड बन जाए कहने का मतलब था कि ये जो खंड खंड में जितना बटा हुआ है, अगर सब एक साथ हो जाए तो ये अखंड हो जाएंगे। अखंड होने से क्या होगा, सब में एक एकता बनी रहेगी और एक अखंड भारत का निर्माण होगा। ऐसा कौन सोचते थे? ऐसा सोचते थे चाणक्य। तो ये जो खंड खंड में बटा हुआ, इसको वो चाहते थे कि एक साथ हो। तो उसके लिए वो क्या करना चाहते थे, प्रयास करते थे कि सब लोग मिलजुल के रहें। तब अब क्या हुआ कि उसके लिए वह जाते हैं किसके पास, तो नंदराज के पास। नंदराज उसकी अपमान कर देता, बेइज्जती कर देता। तो वो चंद्रगुप्त को तैयार करता वहाँ का राजा बनाने के लिए। और वह चंद्रगुप्त को तैयार करने के बाद पूरे अखंड भारत का, नंद को पहले नाश करते हैं, उसके समूल नाश करके नंद को मार देते हैं, उसका अखंड भारत को वो एक करते हैं। तो उसी बीच में यवनों का यहाँ आक्रमण हो चुका है। तो उसी में सिंहारन कहते हैं कि मैं उसे, जो दूत आए हुए हैं, वह दूत प्लान कर रहे हैं कि आप मेरा साथ दीजिए, इसको जीत करके इसमें जो होगा आधा आपको मिल जाएगा, आधा हमको मिल जाएगा, ऐसे वो कर रहे थे। तो मैं उसे जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। उत्तरापथ के खंड में राजद्वेष से जर्जर है, शीघ्र ही भयानक विस्फोट होगा। इन लोगों का आभास हो गया था कि ये इससे मिल चुका है, ये यवनों से। अब यहाँ से जो है, यहाँ जब युद्ध होगा तो ये भी फिर वही स्थिति हो जाएगी। यही कह रहे हैं, यहाँ भयानक विस्फोट होगा। सहसा आम्बिक और अलका का प्रवेश होता है। गंधार नरेश जो है, उनका पुत्र है आम्बिक, और पुत्री कौन है? अलका है। और यह जो घटना हो रही, ये जो राज्य है, ये गंधार है। गंधार में यवनों का प्रवेश हो चुका बहुत जल्द, वो मगध में प्रवेश करने वाले। तो मगध में सोच रहे हैं कि अगर गंधार में ही इसे रोक दिया जाए और गंधार से ही इसे खदेड़ के बाहर कर दिया जाए तो उसे मगध में कभी प्रवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा चाणक्य सोच रहे थे। इसी सोच को वह सिंहरन उसको बता रहे थे। तो अचानक से जब अंबिक आता है तो कहते हैं, कैसा विस्फोट? युवक, तुम कौन हो? फिर सिंहरन अपना परिचय देता है, कहता है, तक्षशिला गुरुकुल का एक छात्र। अंबिक कहता, परंतु तुम किसी विस्फोट की बातें अभी कर रहे थे, और चाणक्य, क्या तुम्हारा भी इसमें कोई हाथ है?
चाणक्य चुप रहता है। चाणक्य क्या करता है, वो चुप रहता है। वो कहते हैं, अंबिक क्रोध हो उठते हैं चाणक्य की चुप्पी को देख करके। अंबिक बहुत ही क्रोध उठते हैं और कहते हैं, बोलो ब्राह्मण, मेरे राज्य में रहकर, मेरे अन्न से पलकर, मेरे ही विरुद्ध कुचक्रों का सृजन करते हो। फिर चाणक्य कहता, बड़ा ही सुंदर वाक्य कहता, और यह परीक्षा दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण, और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे भी गए। चाणक्य बड़ा शालीनता से जवाब देते हैं, राजकुमार, ब्राह्मण न किसी राज्य में रहता है, न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज में विचरता है और अमृत होकर जीता है। यह पंक्ति पूछा गया है और कई बार पूछा गया। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। ये वाली पंक्ति यहां से पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। मिथ्या मतलब क्या, तो झूठा गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया सपूतों को ठुकरा देता है। प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का ध्यान देता है, अपने ज्ञान का दान देता है। सिंहरन फिर कहता है, विद्यार्थी और कुचक्र असंभव। यह तो वे ही कर सकते हैं जिनके हाथ में अधिकार हो, जिनका स्वार्थ समुद्र से भी विशाल और सुमेरु से भी कठोर हो, जो यवनों की मित्रता के लिए स्वयं वाल्हिक तक डॉट डॉट डॉट। मतलब क्या है कि आंभिक जो थे वो गंधार नरेश थे, वो यवनों को मदद कर रहे थे, और ये सोचते थे मेरा ही राज्य, हम अगर मिल जाएंगे तो मेरा राज्य जो है गंधार वो सुरक्षित बचेगा। इनको ये आभास नहीं था कि पहले ये गंधार से मिले, फिर मगध को जीतेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा फिर पुनः हमको भी ये जीत करके गुलाम बना लेगा। ये इस बात पे कभी सोच ही नहीं सकते थे, अल्पज्ञानी थे आंबिक। फिर आंबिक कहता है, बस बस दुर्धर्ष युवक। अलका फिर कहती है, भाई, इस वन्य निर्झर के समान स्वच्छ और स्वच्छंद हृदय में वत्सशिला कितना बलवान वेग है, यह अवज्ञा भी अस्पृशनीय है, जाने दो। अंबिक फिर गुस्से में हो जाता, क्रोधित होकर कहता, चुप रहो अलका। चाणक्य मन में चुपचाप, मन में ही मन क्या होता है, वो मुस्कुराता है। फिर अंबिक कहता है, पैर पटक कर गुस्से में क्रोधित होकर, उफ, असहाय युवक, तुम बंदी हो। जब उनको जवाब नहीं मिलता कि विस्फोट की जो बातें हो रही, क्या चल रहा नहीं चल रहा है, जब इसकी जानकारी उसे नहीं दी जाती अंबिक को, तो अंबिक बहुत गुस्से में आता और वो क्या कहता, सिंहरन और चाणक्य को कैद करना चाहता, बंदी बनाना चाहता। सिंहरन तभी जवाब देता है, कदापि नहीं, मालव कदापि बंदी नहीं हो सकता। अंबिक फिर गुस्से में तलवार निकाल लेता है। सहसा अर्थात अचानक चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त का जब प्रवेश होता, अंबिक कहता है, तो तुम सब कुचक्र में लिप्त हो। यानी चंद्रगुप्त को जब देखता वो, तो यानी चाणक्य, सिंहरन और चंद्रगुप्त, ये तीनों एक साथ हो जाता है। तो अंबिक कहता, अच्छा तुम सब मिलकर ये कुचक्र में लिप्त हो। अंबिक तलवार चलाता है। चंद्रगुप्त अपनी तलवार से उसे रोकता है। अंबिक का तलवार छूट जाता है। वह निस्सहाय होकर चंद्रगुप्त के आक्रमण की प्रतीक्षा करता है। बीच में अलका आ जाती है। अलका जो व्यवहार है, अलका का जो नेचर, वो राष्ट्र प्रेमी है। आंभिक का जो व्यवहार है, उनका जो आचरण, वो राष्ट्र विद्रोही है। बाद में उनके आचरण में परिवर्तन होते हुए जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक में दिखाया, वो बाद में राष्ट्र प्रेमी बन जाता है। यहाँ अंबिक जो है वो यवनों के साथ दे रहे हैं, और अलका राष्ट्र प्रेमी, वो चंद्रगुप्त लोग के साथ देती है। बाद में हृदय परिवर्तन होता है अंबिक का, वो राष्ट्र प्रेमी हो जाता है। तो अलका फिर बीच में आ जाती है। तो सिंहरन उसको देख कर कहता, वीर चंद्रगुप्त बस। फिर चाणक्य बोलता है, चाणक्य क्या बोलते हैं, गुरुकुल में शास्त्रों का प्रयोग शिक्षा के लिए होता है, द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं। विश्वास रखना, इस दुर्व्यवहार का समाचार महाराज के कानों तक ना पहुंचेगा। क्या होता है कि वहां जो युद्ध हो अंबिक और सिंहरन के और चंद्रगुप्त के बीच में जो युद्ध हो गया था, वो नहीं चाहते थे महाराज के पास पहुंचे, क्योंकि यह जो है वह महाराज इस पे कुछ एक्शन ले सकते थे, क्योंकि गुरुकुल में शास्त्र का अध्ययन किया जाता था, ना कि शास्त्रों का। वहां कहा जाता है गुरुकुल में शास्त्र का प्रयोग करो, शस्त्र का नहीं, शस्त्र क्षेत्र में प्रयोग करो, युद्ध में प्रयोग करो।
क्षुब्ध होकर आम्बिक गुस्सा हो जाता है और आम्बिक और अलका वहां से चले जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, चाणक्य गुस्सा हो जाते चंद्रगुप्त और सिंहासन पे, क्योंकि वह आम्बिक से युद्ध करने लगे थे। फिर चाणक्य गुस्सा होकर गुस्सा होकर के सिंहासन और चंद्रगुप्त को डांटते हुए कहते हैं, क्या यही मेरी शिक्षा है? तुम लोगों को समय पर शास्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु अकारण रक्तपात नीति विरुद्ध है। नीति विरुद्ध है, चंद्रगुप्त बोलते हैं। अब देखिए, चंद्रगुप्त सिंहासन का दोस्त थे, क्योंकि वो लोग एक ही तक्षशिला के गुरुकुल में रह के पढ़ाई करते हैं। चंद्रगुप्त कहते हैं, आर्य, यह काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद रखें। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। यह पंक्ति कई बार पूछा गया है और परीक्षा दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं चंद्रगुप्त कि संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंहासन मेरा आत्मीय है, मित्र है, उसका मान मेरा ही मान है। चाणक्य कहता है, देखूंगा कि इस आत्मसम्मान की भविष्य परीक्षा में तुम कहां तक उत्तीर्ण होते हो। फिर चंद्रगुप्त कहता है, यह चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहां कुछ न कर सकेंगे, क्योंकि चाणक्य का सपना था मेरा अखंड भारत हो। उस अखंड भारत को पूरा करने का काम चंद्रगुप्त के माध्यम से किया जाता है। तो यही चंद्रगुप्त कहता, मैं आपके चरणों को, चाणक्य के चरणों का शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा लेता है कि यवनों को यहां मैं कुछ न करने दूंगा और अखंड भारत का निर्माण करूंगा। फिर चाणक्य कहते हैं, तुम्हारी प्रतिज्ञा अचल है, यानी कि वो बदलने वाला नहीं है, अटल है। फिर चंद्रगुप्त और चाणक्य का प्रस्थान होता है। चंद्रगुप्त और चाणक्य वहां से चले जाते हैं और सिंहासन वहीं रुके हुए रहते हैं। अलका आती है और कहती है, मालववीर, अभी तुमने तक्षशिला का परित्याग नहीं किया। ऐसा वो क्यों कहती? क्योंकि आम्बिक से सिंहासन और आम्बिक चंद्रगुप्त के बीच में युद्ध हो चुका है। जब युद्ध हो चुका है तो वैसी स्थिति, आम्बिक राजकुमार है ना, तो वो नहीं चाहती है कि आम्बिक इन लोगों को कोई चोट पहुंचाए। इसलिए वो कहता है कि तुम तक्षशिला का परित्याग कर दो, त्याग कर दो, तक्षशिला से दूर चले जाओ, अपने यहाँ मालव राष्ट्र चले जाओ। फिर सिंहासन कहता है, क्यों देवी? अलका कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे सुख शांति के लिए चिंतित हूं। भाई ने तुम्हारा अपमान किया है, पर वह अकारण न था। जिसका जो मार्ग है वह उस पर चलेगा ही। तुमने अनधिकार चेष्टा की थी। एक आगे वाली जो पंक्ति यहां से प्रश्न पूछे गए, यह काफी महत्वपूर्ण है। देखती हूं कि प्रायः मनुष्य दूसरे को अपने मार्ग पर चलने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। यह प्रश्न पूछा भी गया है यहां से, यह कि यह पंक्ति किस पात्र के द्वारा कहा गया है, यह पंक्ति किस पात्र का है। यह प्रश्न यहां से पूछा गया है विगत वर्षों में, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है सिंहासन, यहां से भी प्रश्न पूछे गए। ये भी दोनों प्रश्न, यहां से दो प्रश्न बने हुए हैं और 3-4 बार कई वर्षों में पूछा गया। सिंहासन कहता, मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता है। फिर कहते हैं कि अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की है। यह जो है यहां से प्रश्न पूछे भी गए हैं विगत वर्षों में, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अलका कहता है, अलका को अभी तक सिंहासन का नाम नहीं पता है। फिर अलका पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है वीरपुत्र? अलका पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है वीरपुत्र? सिंहासन जवाब देता है, मालवगण के राष्ट्रपति, मालवगण के राष्ट्रपति का पुत्र सिंहासन हूं मैं। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हुए प्रस्थान करते हैं। फिर दोनों चले जाते हैं एक दूसरे को देखते देखते। फिर यहां से दूसरा दृश्य शुरू होता है। मगध सम्राट, क्या है? मगध सम्राट का विलास कानन, विलास युवक और युवतियों का विहार। नंद का प्रवेश होता है।
प्रवेश करते बोलते हैं, आज वसंत उत्सव है क्या? एक युवक जवाब देता है, जय हो देव, आपकी आज्ञा से कुसुमपुर के नागरिकों ने आयोजन किया है। नंद कहता है, एक युवती को देखते ही कहता है, देखो देखो तुम सुंदर हो। युवती कहती है, क्या कहती है? हम लोग तो निमंत्रित निमंत्रित नागरिक हैं देव। इस पे गुस्सा हो जाते हैं नंद। फिर नंद कहते हैं, वाह वाह, यह अच्छा उल्हाना रहा अनुचर से। मूर्ख, अभी और कुछ सुनवाएगा? तू नहीं जानता कि मैं ब्रह्मास्त्र से अधिक इन सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से डरता हूं? राक्षस और सुहासिनी का प्रवेश, पीछे पीछे कुछ नागरिक आते हैं। सुहासिनी कहती है, क्या कहती है? कि मेरी एक इच्छा है। सुहासिनी कहती है कि मेरी एक इच्छा है। सुहासिनी कौन है? तो मगध का जो मंत्री शक्टार है, उसकी वह कन्या है। फिर एक नागरिक जवाब देता है, क्या इच्छा है सुहासिनी? सुहासिनी कहती है, राक्षस को कच्छ का अभिनय करना पड़ेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पूछा जाता राक्षस किसका अभिनय करता है, तो कच्छ का अभिनय करता है। वो किसका अभिनय करता है? तो कच्छ का अभिनय करता है। फिर एक नागरिक कहता, और तुम? देवयानी का। देवयानी का अभिनय कौन करता है? तो वह सुहासिनी करती है। फिर आगे बढ़ता सुहासिनी गाना गाती है। यह काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछेगा, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? नतमस्तक गर्व वहन करते, यौवन के घन रस कन करते। यह पंक्ति कई बार पूछा गया। यह किस दृश्य में है, किस अंक में है, और यह गान किसके द्वारा गाया जाता है? तो यह गान सुहासिनी के द्वारा गाया जाता है। अंक 1 में है, दृश्य 2 में है। फिर नंद आगे कहते हैं, उस अभिनेत्री को यहां बुलाओ, उस अभिनेत्री को यहां बुलाओ। सुहासिनी नंद के समीप आकर प्रणत करती है। प्रणिपात सम्राट। नंद जवाब देता है, तुम्हारा अभिनय तो अभिनय नहीं हुआ, अपितु वास्तविक लग रहा था। राक्षस आके प्रणाम करता है। कहते हैं, राक्षस क्या कहते हैं कि वसंतो उत्सव की रानी की आज्ञा से तुम्हें गाना होगा। फिर सुहासिनी मनमुख अभिनय करती है। राक्षस सुहासिनी के सम्मुख अभिनय करती है और गाता है। यह कौन गा रहा है? तो यह राक्षस गा रहा है। क्या गा रहा है, इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। यहाँ से पंक्ति कहीं पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता। निकल मत बाहर दुर्बल आह, लगेगा तुझे हंसी का शीत, शरद निरद माल के बीच, माला के बीच। यह पंक्ति पूछा नहीं गया, लेकिन पूछे जाने की संभावना है। आगे कई नागरिक कहते हैं, क्या कहते हैं? अचानक जब आते हैं, राक्षस आते हैं, तो उसे देखकर कई नागरिक कहते हैं, स्वर्गीय आमत्य वक्रनाश के कुल की जय। वक्रनाश के कुल की जय। नंद कहता है, क्या कहा? वक्रनाश का कुल? नागरिक फिर कहता, हाँ देव, आर्य राक्षस उन्हीं का भ्रांतुस पुत्र है, भ्रांतुस पुत्र है। फिर नंद कहते हैं, राक्षस? खुश हो जाते हैं राक्षस से। वो कहते हैं, राक्षस, आज से तुम मेरे आमत्य वर्ग में नियुक्त हुए। तुम तो कुसुमपुर के एक रत्न हो। उसे माला पहनाता है और शस्त्र देता है। सब कहते हैं सम्राट की जय, सब कहते हैं सम्राट की जय, आमत्य राक्षस की जय। और फिर नंद कहते हैं, और सुहासिनी, तुम मेरी अभिनयशाला की रानी। सब हर्ष प्रकट करते हुए जाते हैं और यहां से दृश्य 3 शुरू हो जाता है। दृश्य 3 जो है वह पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर का स्थान है। चाणक्य प्रवेश करते हैं। कहते हैं, चाणक्य नंद के महल में आते हैं, नंद के उस कक्ष में आते हैं जहां नंद बैठे हुए थे, सारे मंत्री बैठे रहते। प्रवेश करके कहते हैं, माफ करिएगा, वो नहीं, नंद अपना घर जाते हैं जहां उनके पिताजी रहा करते थे, चनक। जब वहां जाते हैं तो एक छोटा सा झोपड़ी, वो बहुत टूटा फूटा खत्म हो चुका है, खंडर बन चुका था। उस झोपड़ी में जाते हैं तो करते प्रवेश करके झोपड़ी में, झोपड़ी ही तो थी। पिताजी यहीं मुझे गोद में बिठाकर राज मंदिर का सुख अनुभव करते थे। मुझे भी कोई नहीं पहचानता। यही तो मगध का राष्ट्र है। प्रजा की खोज है किसे?
वृद्ध दरिद्र ब्राह्मण कहीं ठोकरें खाता होगा या कहीं मर गया होगा। यह किनके विषय में कह रहे हैं चाणक्य? अपने पिता के विषय में। फिर एक प्रतिवेशी वहां आता है, कहता प्रतिवेशी देख करके, कौन हो जी तुम? चाणक्य कहता, ये घर है जिन्हें पशु की खोह कहने में भी संकोच होता। यहाँ कोई स्वर्ण रत्नों का ढेर नहीं जो लूटने का भय हो। प्रतिवेशी कहता है फिर, युवक क्या तुम किसी को खोज रहे हो? चाणक्य कहता, हाँ खोज रहा हूं यही झोपड़ी में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मण चनक को। आजकल वे कहाँ हैं बता सकते हो? चनक जो है वह कौन है? चाणक्य के अर्थात विष्णुगुप्त के पिता हैं, चनक उनका नाम है। प्रश्न यहां से भी पूछे जा सकते हैं, इसको याद रखिएगा। आजकल वो कहाँ है बता सकते हो? प्रतिवेशी सोच कर जवाब देता है। ओह, प्रतिवेशी सोच कर जवाब देता है, क्या कहता? ओह कई वर्ष हुए, वह तो राजा की आज्ञा से निर्वासित कर दिया गया। हंसकर वह ब्राह्मण भी बड़ा हठी था, अपने राजा नंद के विरुद्ध प्रचार करना आरंभ कर दिया था। सो भी क्यों, एक मंत्री शकटार के लिए, शकटार के लिए। शकटार और चनक एक अच्छे मित्र थे और शकटार की ही कन्या जो थी वो सुवासनी थी। और ये सुवासनी जो नंद के सामने आते हैं उसके महल में प्रवेश करते हैं, इसलिए ताकि वह नंद को मार सके, अपने पिता या अर्थात शकटार का बदला ले सके। फिर चाणक्य कहते हैं, हे भगवान एक बात दया करके और बता दो, शकटार की कन्या सुवासनी कहाँ है? प्रतिवेशी जवाब देता है, सुवासनी जोर से हंसता है, युवक वह बौद्ध विहार में चली गई थी, परंतु वहां भी न रह सकी। पहले तो अभिनय करती फिरती थी, आजकल कहाँ है नहीं जानता। फिर वह प्रतिवेशी चला जाता है। चाणक्य कहता, पिता का पता नहीं, झोपड़ी भी न रह गई, झोपड़ी भी न रह गई, सुवासनी अभिनेत्री हो गई। खंभा खींचकर गिरता गिराता हुआ चला जाता है। अगला दृश्य 4 है। दृश्य 4 को हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। आप लोग इसका जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी को आप लोग इम्पोर्टेंट जितना भी आप लोग को लगा सभी को नोट कर लीजिएगा। और आप हमसे जुड़ने के लिए मिशन JRF कैपिटल में लिखेंगे MISSION मिशन JRF जब आप लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप हमारा मिल जाएगा, जहां समय समय पर क्यूज किया जाता है। डेली 2 टाइम क्यूज होता, टॉपिक बाय टॉपिक क्यूज होता। और अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां अपने नया वर्ग का नोटिफिकेशन मिल सके। वो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7643007052, इस पे आप हमको हाय लिखेंगे तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दूंगा और टेलीग्राम का लिंक भी भेज दूंगा। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।